अध्ययन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास का विकास पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे। एक विषय हमारा रहेगा 1853 का राजलेख, का राजलेख। दूसरा विषय हमारा रहेगा भारत सरकार अधिनियम, 1858। इन दो विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि इन दो विषयों में क्या क्या परिवर्तन हुए और किन विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई। हम 1853 के राजलेख को देखते हैं और 1853 के राजलेख के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, 1853 का जो राजलेख था, यह राजलेख गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से कंपनी की कार्यशैली, कंपनी के शासन के संदर्भ में सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए कहा और लॉर्ड डलहौजी ने उस संबंध में सुझाव दिए और लॉर्ड डलहौजी के सुझाव को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने कुछ परिवर्तन 1853 के राजलेख के माध्यम से किए। इसके अंतर्गत पहला जो परिवर्तन था, पहला परिवर्तन ये था कि इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। यानी कि जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्य को एक साइड किया गया और प्रशासनिक कार्यों को दूसरे साइड किया गया। विधायी कार्य अलग हो गए, प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। यानी कि 1853 के राजलेख के अंतर्गत कंपनी के विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और भारत के अंदर एक नई व्यवस्था को जन्म दिया गया और भारत के अंदर एक 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन कर दिया गया और विधान परिषद का गठन करने के लिए यहाँ भारत के अंदर जो प्रांत थे, उन प्रांतों से सदस्यों को लिया गया या उन प्रांतों से सदस्यों को इस 12 सदस्यीय विधान परिषद के अंतर्गत चुना गया और यहाँ पहली बार भारत के अंदर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। दूसरा मेजर परिवर्तन, विधान परिषद के प्रमुख कार्य, यानी कि विधान परिषद के जो प्रमुख कार्य थे वो क्या थे? विधान परिषद के प्रमुख कार्य थे देश के लिए विधि कानून का निर्माण करना। ये जो विधान परिषद थी 12 सदस्य, ये देश के लिए कानून का निर्माण कर सकती थी, विधि का निर्माण कर सकती थी। लेकिन अगर इस विधि को अधिनियमित या एक्ट बनाना है तो गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक होगी। यानी कि जो विधान परिषद कोई भी कानून बना सकती थी, इस कानून को अगर अधिनियमित करना है या एक्ट बनाना है तो एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी और यहाँ गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई थी। गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वो इसको एक्ट बनने दे या ना बनने दे। यहाँ गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति प्राप्त थी। बंगाल में मुख्य परिवर्तन हुआ। बंगाल के लिए या बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। एक गवर्नर तो था ही था, उसके बाद एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के लिए बना दिया गया। यानी कि बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य होगा उसको यह लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने का कार्य करेगा।
चौथा मेजर परिवर्तन इसके अंदर हुआ कि विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। देखिए, ये जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य अभी तक गवर्नर जनरल की परिषद का, विधि सदस्य अभी तक गवर्नर जनरल की परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था। अभी तक यह केवल सदस्य था, यानी कि जो इस परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसके अंतर्गत भाग ले सकता था, लेकिन इसको मतदान का अधिकार भी नहीं था। अब इसको मतदान का अधिकार भी दिया गया और इस प्रकार से जो विधि सदस्य था उसको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया या उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। जो पांचवा मेजर या मुख्य परिवर्तन इसके अंतर्गत हुआ वह यह था, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, यानी कि अब जब भी कंपनी का कोई कर्मचारी नियुक्त होगा उसके लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। बड़ा प्रश्न ये बनता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था या ब्रिटिश शासन था, कंपनी का शासन था, कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन से वर्ष या किस राजलेख के अंतर्गत नियुक्ति, कंपनी में जो कर्मचारी नियुक्त होंगे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अनिवार्य बनाया गया। इसका आंसर होगा 1853। 1853 के राजलेख के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति नामजदगी के स्थान पर ना होकर यहाँ नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होनी अनिवार्य कर दी गई। जो मुख्य परिवर्तन, छठवां मुख्य परिवर्तन इसके अंतर्गत आया वह यह था कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया। देखिए, ये मैं आपको पहले लेक्चर से ही बताता आ रहा हूं कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन किसी भी तरह से कंपनी के शासन को अपने अधीन करना चाहता था या ब्रिटिश संसद जो कंपनी थी, कंपनी के शासन को अपने अधीन करना चाहती थी, क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति भी लगातार खराब चल रही थी और कंपनी वित्तीय ऋण की मांग कर रही थी लगातार ब्रिटेन की संसद से। तो या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद को इस बात का डर था कि कंपनी किसी समय पे ब्रिटेन की संसद पर हावी ना हो, इसलिए उसके अधिकारों को कम करना चाहिए और लगातार कंपनी का जो उपनिवेश था भारत के अंदर उसको धीरे धीरे अपने अधीन लेने की कोशिश क्राउन या ब्रिटिश संसद करने लगे। उसके लिए जो इसके अंतर्गत एक परिवर्तन और किया गया कि निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो अभी तक 24 होती थी, गवर्नर की जो परिषद थी उसके अंदर जो निदेशक मंडल था उसकी जो सदस्य संख्या थी अभी तक 24 थी, उस सदस्य संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया और इन 18 करने के बाद जो 6 सदस्य थे उनको क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था। इन 6 सदस्यों को क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता था। देखिए, यहाँ एक नींव डाली गई कि जो कंपनी का शासन है उसको खत्म कर दिया जाए और कंपनी के शासन को खत्म करने के बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ लगा दिया जाए, तो उसी क्रम में ये प्रयास हम मान सकते हैं। देखिए, यह जो राजलेख था 1853 का जो राजलेख था, यह भारतीय शासन यानी कि जो कंपनी का शासन भारत के अधीन या ब्रिटिश जो शासन चल रहा था उसके इतिहास का यह अंतिम चार्टर था, यह अंतिम राजलेख था। इसके बाद कोई राजलेख यहाँ नहीं आया, क्योंकि राजलेख तब तक था जब तक शासन कंपनी चला रही थी और अब इसके बाद जो शासन को ओवरलैप करा जाएगा, शासन को ओवरलैप करेगी ब्रिटिश संसद और जैसे ही ब्रिटिश संसद इसको ओवरलैप करेगी उसी समय हमारे पास भारत सरकार अधिनियम 1858 आएगा और 1858 आने के बाद जो शासन है वह शासन को ब्रिटिश संसद अपने अधीन कर लेगी और अपने अधीन करने के बाद यहाँ जो शासन होगा वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चलाया जाएगा। देखिए, अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 या इसको हम कह सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत
मुख्य क्या परिवर्तन हुए और देखिए किस प्रकार से जो कंपनी थी, किस प्रकार से कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और कंपनी के शासन को समाप्त करके क्राउन का शासन यहां लगाया गया। इन सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, लॉर्ड पामस्टन ने भारत में दोहरे शासन, भारत के अंदर जो दोहरा शासन था, उस दोहरे शासन को यानी कि दोहरे शासन के अंतर्गत जो दोष थे, उन दोष को दूर करने के लिए 12 फरवरी 1858 को एक विधेयक संसद के सामने प्रस्तुत किया। और ये विधेयक जो संसद के सामने प्रस्तुत किया, इसको ये पास नहीं करा सके और किन्हीं कारणों से लॉर्ड पामस्टन को अपना इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद जो प्रधानमंत्री बने लॉर्ड डर्बी और लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने समय में एक विधेयक प्रस्तुत किया 2 अगस्त 1858 को और इस विधेयक को पास इन्होंने करा दिया। लेकिन इनका शासन भी समाप्त हुआ और इनका शासन समाप्त होने के बाद महारानी विक्टोरिया जो है सिग्नेचर हुए महारानी विक्टोरिया के इस विधेयक पे, और यह जो है भारत शासन अधिनियम 1958 कहलाया। और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान, क्या क्या मुख्य चीजें इसके अंतर्गत रही, उन सब पे हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला मुख्य परिवर्तन आया वह यह परिवर्तन था कि जो कंपनी का ब्रिटिश कानून द्वारा कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश ताज के यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और इस कंपनी के शासन को अब ब्रिटिश संसद के अधीन सौंप दिया गया और ब्रिटिश संसद अब भारत के अंदर डायरेक्ट रूप से शासन चलाने का काम करेगी। यह कार्य जो भारत के अंदर कंपनी का शासन समाप्त करा गया, यह महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के द्वारा किया गया और इसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर 1 नवंबर 1858 को घोषित किया। इलाहाबाद के अंदर एक पार्क के अंदर इसको पढ़ा गया। यहाँ समझने योग्य ये बात है कि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति में जो उथल पुथल भारत के अंदर हुई, उसको देखते हुए कंपनी का जो शासन था उसको समाप्त किया गया और कंपनी के शासन को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसकी जो घोषणा करी गई वो महारानी विक्टोरिया ने एक पत्र भारत भेजा और लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के अंदर उस पत्र को पढ़ा और उस पत्र को पढ़ने के बाद भारत के अंदर कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और पूरा भारत अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यहां निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। देखिए, निदेशक मंडल वह मंडल है जो पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि निदेशक मंडल को व्यापारिक कार्य दिए गए और व्यापारिक कार्य यानी कि कंपनी के व्यापारिक कार्य दिए गए। इसके अंतर्गत 24 सदस्य रखे गए। ये गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया या इसके माध्यम से कंपनी का शासन चलता था। एक दूसरा था नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल के अंदर प्रशासनिक कार्य दिए गए और नियंत्रक मंडल को प्रशासनिक कार्य दिए जाने के बाद इसकी जो स्थापना हुई थी, ये 6 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल बनाया गया था और 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल इंग्लैंड के अंदर बनाया गया था। इस नियंत्रक मंडल का काम था कंपनी के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना। अब जो निदेशक मंडल के व्यापारिक अधिकार और जो नियंत्रक मंडल के प्रशासनिक अधिकार थे, इन समस्त अधिकारों को एक नए पद का गठन किया गया भारत सचिव के नाम से और इन सारे अधिकारों को भारत सचिव को दे दिया गया। और भारत सचिव जो था, भारत सचिव को मुख्य रूप से यानी कि भारत सचिव के लिए एक अनिवार्यता बनाई गई और भारत सचिव केवल उसी व्यक्ति को बनाया जा सकेगा जो व्यक्ति ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा, और साथ ही साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भी होगा। वह सांसद भी होना चाहिए और वह मंत्री भी होना चाहिए। वही व्यक्ति भारत सचिव के पद पर नियुक्त होगा।
वही व्यक्ति भारत सचिव बनाया जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया। निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल के सभी अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए और भारत सचिव के लिए एक अनिवार्यता बनाई गई कि भारत सचिव जो होगा वो संसद का और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। अब इसके अंतर्गत और क्या परिवर्तन हुए उस परिवर्तन को देखते हैं। देखिए, जो भारत सचिव था, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और इस परिषद को नाम दिया गया भारत परिषद। इसको नाम दिया गया भारत परिषद और यह 15 सदस्यीय परिषद थी। यह भारत सचिव की सहायता करने के लिए, उसको सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। इसके अंतर्गत इसके 8 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के क्राउन को था और 7 सदस्यों के चयन का अधिकार कंपनी के डायरेक्टर को था। देखिए, यहां इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, जिनको ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था। और जो 7 सदस्य थे, इन 7 सदस्यों को जो कंपनी के डायरेक्टर थे, कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त किया जाना था। इसके अंतर्गत जो भारत सचिव के लिए जो भारत परिषद 15 सदस्य बनाई गई थी, इसके लिए भी विशेष कंडीशन दी गई। इसमें यह कहा गया कि इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत के अंदर कम से कम 10 वर्ष की सेवा दी हो या भारत के अंदर 10 वर्ष कार्य कर चुके हों और उन्हें आए हुए 10 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि 10 वर्ष की जो कंडीशन उनको दी गई कि 10 वर्ष उन्होंने काम किया हो भारत के अंदर और भारत छोड़े हुए भी 10 वर्ष उनको ना हुए हों, ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या बनाएंगे, जो भारत परिषद है उसका सदस्य बनाएंगे। देखिए, शासन का ये जो भाग था, ये जो शासन का भाग था जिसमें भारत सचिव और भारत परिषद कार्य कर रही थी, इस भाग को जिसके अंतर्गत भारत सचिव और भारत परिषद थी, इसको गृह सरकार कहा गया, इसको होम गवर्नमेंट कहा गया, इसको होम गवर्नमेंट कहा गया। इसी को देखिए, कई बार ये प्रश्न बनता है कि होम गवर्नमेंट क्या थी या जो गृह सरकार थी वह क्या थी। तो गृह सरकार जो थी वो भारत परिषद और उसके जो भारत परिषद के 15 सदस्य और भारत सचिव को मिलाकर ही गृह सरकार बनती थी। यहां देखिए, जो भारत सचिव और उसकी परिषद थी, ये जो भारत सचिव था और भारत सचिव के साथ साथ जो उनकी परिषद थी, भारत सचिव और प्लस उनकी परिषद, इन परिषदों के जो खर्चे थे, इनके जो वेतन थे, इन वेतनों को भारत का जो राजस्व था, भारत के रिवेन्यू से दिया जाता था। या इनको ये कहा गया कि भारत सचिव और भारत परिषद का जो वेतन होगा, इनके जो खर्च होंगे, इनका खर्च भारत के रिवेन्यू से, भारत के राजस्व से दिया जाएगा। देखिए, भारत सचिव को यह अधिकार नहीं दिए गए कि वह अपनी परिषद के किसी भी सदस्य को हटा सके। जो भारत सचिव अपनी परिषद के किसी भी सदस्य को नहीं हटा सकता था, यह अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को था। ब्रिटिश संसद ही इन सदस्यों को, भारत परिषद के सदस्यों को हटा सकती थी। भारत सचिव को यह अधिकार नहीं था कि वह इन सदस्यों को हटा सके। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होता था। इसका निर्णय बहुमत से होता था। यह जो भारत परिषद थी, इसका जो अध्यक्ष था वह भारत सचिव था और अगर कोई भी निर्णय इसके अंतर्गत लिया जाना था तो उसको लेने का जो कार्य था वो बहुमत के आधार पर होता था। यानी कि बहुमत के आधार पर ही कोई भी निर्णय इस परिषद के अंतर्गत होता था। इसी के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे थे और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित मुद्दे थे, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित मुद्दे,
इन मुद्दों पे भारत सचिव को वीटो शक्ति प्राप्त थी। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं को के विषयों पे जो सुझाव दिए जाते थे, जो भारत परिषद उसको सुझाव देती थी, भारत परिषद के सुझाव को मानने के लिए जो भारत सचिव था वह बाध्यकारी था। देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित जितने भी सुझाव भारत परिषद भारत सचिव को देती थी, इन दो विषयों के सुझाव भारत सचिव को मानने अनिवार्य थे। उसके अलावा सभी विषयों पर भारत सचिव को वीटो शक्ति प्राप्त थी। भारत सचिव इन दो विषयों के अलावा प्रत्येक विषय पर अपनी वीटो का इस्तेमाल कर सकता था और उनकी जो सुझाव थे उनको मानने से इनकार कर सकता था, लेकिन इन दो विषयों पर ऐसा नहीं था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय पे उसको सुझाव मानने पड़ते थे और इसके लिए उसको बाध्यकारी बनाया गया था। वह अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद के सामने रखता था। यह अनिवार्य था, यह बिल्कुल अनिवार्य था कि ब्रिटिश संसद के सामने उसको अपनी रिपोर्ट, अपने कार्यों की रिपोर्ट, प्रत्येक वर्ष रखनी पड़ती थी। प्रत्येक वर्ष रखनी होती थी। यानी कि जो भारत सचिव था वह अपने कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता था और उसको ब्रिटिश संसद के सामने प्रत्येक वर्ष रखता था। गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया, यानी कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वायसराय का नाम दिया गया और गवर्नर जनरल को यानी कि वायसराय को भारत सचिव की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। यानी कि जो भारत सचिव था, भारत सचिव को एक प्रकार से मुखिया बनाया गया और उसके अंतर्गत जो वायसराय या गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए कहा गया। और अब भारत में गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि हो गया। वह कंपनी के शासन से, यानी कि कंपनी का जो उसका जो उत्तरदायित्व था कंपनी के प्रति, वह अपनी उस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया और अब वह ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के जो सीधे नियंत्रण में आ गया और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कार्य करने लगा और इसको वायसराय नाम यहीं से ही दिया गया। तो प्रश्न ये बनता है कि भारत के अंदर जो प्रथम वायसराय, जो गवर्नर जनरल से वायसराय बने, वो कौन थे? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वह व्यक्ति थे जिनके समय में भारत से कंपनी का शासन समाप्त किया गया और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट का सीधा शासन आ गया। और जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ये जो ब्रिटिश सम्राट था या ब्रिटिश जो क्राउन था उसके सीधे अधीन आ गए और उसके प्रतिनिधि के तौर में भारत में कार्य करने लगे। इसी के अंतर्गत 1861 में जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट अपना प्रस्तुत किया। और जेम्स, ये कई बार प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत भारत में जो पहला बजट पेश किया वो किसने किया? तो जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया और 1861 के अंदर यह बजट पेश हुआ। और भारत के अंदर जो बजट पेश होने वाला ये पहला बजट था। अब यहाँ हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अभी आपको बताया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत एक तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। और एक जो 24 सदस्यीय
जो नियंत्रक मंडल था, एक तो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था, एक जो था जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो जो शासन की प्रणाली थी। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल और 24 सदस्यीय निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया गया। और निदेशक मंडल को समाप्त करके जो भारत सचिव का पद बनाया गया, ऐसा किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत हुआ, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ, 1813 के राजलेख के अंतर्गत हुआ। तो ऐसा यानी कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को जो समाप्त किया गया वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी के अंतर्गत पूरा शासन दिया गया। और कब शासन चलाने का जो काम था वो किसका था? कंपनी से समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को यह जिम्मेदारी मिल गई। उसके अंतर्गत नया प्रश्न हमारे पास है, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया? यानी कि अपने अधिकारों का पत्र किसको कहा गया? 1861 के अधिनियम को कहा गया, 1858 की घोषणा को कहा गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा गया, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो शिक्षित वर्ग का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वह महारानी विक्टोरिया के पत्र को कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया का वह पत्र जो 1858 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिन के दिया गया था, लॉर्ड कैनिन ने उसकी घोषणा की थी। इसको भारत के अंतर्गत जो शिक्षित वर्ग था उसने अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। तो 1858 की घोषणा को भारत के शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों का पत्र या उसको मैग्ना कार्टा कहा। भारत के अंदर जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता है, यानी कि भारत के अंदर जिसके समय में मंत्रिमंडल जैसा जो प्रक्रिया चली या मंत्रिमंडल का जो जन्मदाता है वह कौन है? इसके ऑप्शन है वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड पामस्टन और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यह व्यवस्था लॉर्ड कैनिन के काल में हुई है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जो जन्मदाता है वह लॉर्ड कैनिंग है। धन्यवाद।